उपचुनाव के नतीजे की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। सोमवार यानी 3 अगस्त को वोटों की गिनती होगी। पटना एएन कॉलेज में काउंटिंग सेंटर बनाया गया है और कल की काउंटिंग को लेकर पूरी तैयारी की जा चुकी है। साथ ही सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। आपको बताते चलें कि सुबह 5 बजे से एएन कॉलेज की तरफ जाने वाले सारे रास्ते को आम लोगों के लिए, आम वाहनों के लिए बंद कर दिया जाएगा ताकि कोई गड़बड़ी ना हो। 30 जुलाई को उपचुनाव के लिए मतदान हुआ, जिसमें करीब 35% मतदान हुए और बांकीपुर चुनाव को लेकर अब सबकी निगाहें कल की मतगणना पर टिक गई हैं। क्या फैसला बांकीपुर की जनता की तरफ से किया गया है? बांकीपुर में हुए उपचुनाव के मद्देनजर एएन कॉलेज में कल मतों की गिनती की जाएगी। उसके मद्देनजर सारी तैयारियां पूरी कर ली गई है और यहाँ पे एएन कॉलेज में मतगणना केंद्र बनाया गया है और यहाँ पर सुरक्षा के सख्त इंतजाम किए गए हैं। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव की मतों की गिनती कल यानी 3 अगस्त को सुबह 8 बजे से यहाँ की जाएगी। इस दौरान यातायात व्यवस्था को सुगम बनाए रखने और आम लोगों को जाम से बचाने के लिए यातायात पुलिस ने रूट प्लान भी जारी कर दिया है। आपको बता दें कि कल यानी सोमवार को सुबह 5 बजे से मतगणना कार्य के संपन्न होने तक बोरिंग रोड चौराहा से एएन कॉलेज की ओर सभी प्रकार के सामान्य वाहनों का प्रवेश पूरी तरीके से वर्जित रहेगा। मोहिनी मोड़ से लेकर सहदेव महतो मार्ग तक सामान्य वाहन नहीं जा सकेंगे। शिवपुरी रेलवे क्रॉसिंग से एएन कॉलेज मोड़ तक आम यातायात के लिए बंद रहेगा। इसी तरह राजापुर पुल से हड़ताली मोड़, नेहरू पथ, बोरिंग रोड, पाटलिपुत्रा गोलंबर, पानी टंकी की ओर से किसी प्रकार की व्यावसायिक वाहन का परिचालन भी नहीं होगा। एम्बुलेंस, अग्नि वाहन और मरीजों के वाहन ये रास्ते से वो जा सकते हैं। और ये देख सकते हैं कि जो मतगणना केंद्र है यहाँ पर सुरक्षा के सख्त इंतजाम किए गए हैं। यहाँ पर सिर्फ पासधारियों को ही एंट्री मिलेगी, यानी कवरेज के लिए भी जो मीडिया के लोग होंगे जिनका पास बना होगा वही आ सकते हैं। और सुरक्षा के सख्त इंतजाम यहाँ किए गए हैं ताकि कहीं कोई चूक ना हो। यानी इसी गेट से जो एंट्री है कर्मचारियों की वो होने वाली है। कल महत्वपूर्ण दिन है। बांकीपुर उपचुनाव के मद्देनजर वोटों की गिनती की जाएगी और उसके मद्देनजर एएन कॉलेज में सुरक्षा की पूरी व्यवस्था की गई है। स्ट्रांग रूम बना दिया गया है और कल वोटों की गिनती सुबह 8 बजे से शुरू होने वाली है और उसके मद्देनजर सुबह 5 बजे से लेकर वोटों की गिनती कंप्लीट होने तक जो यातायात व्यवस्था है एएन कॉलेज के जो मार्ग हैं उसे बंद किए जाएंगे, यानी आम वाहनों की एंट्री पूरी तरीके से कल बंद कर दी जाएगी। कैमरामैन मनीष जुनेजा के साथ विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना। तो बांकीपुर चुनाव के दौरान आरजेडी ने अपने गठबंधन का सही इस्तेमाल नहीं किया। शायद तेजस्वी यादव ने बीजेपी से कोई डील कर ली है, ये हम बिल्कुल नहीं कह रहे। ये आरोप है कांग्रेस के प्रवक्ता असित नाथ तिवारी का। आखिर उन्होंने ऐसा क्यों कहा और आरजेडी ने इस आरोप का क्या जवाब दिया, देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव का रिजल्ट आने से पहले बिहार की सियासत में एक बड़ा कंफ्यूजन पैदा हो गया है कि कौन सी पार्टी किसके साथ है। पहले बीजेपी ने आरजेडी पर जनसुराज के साथ होने का आरोप लगाया। जवाब में आरजेडी ने जनसुराज पर बीजेपी से सांठगांठ का आरोप लगा दिया और अब आरजेडी की ही सहयोगी दल कांग्रेस ने तेजस्वी यादव से सवाल कर दिया है कि उनकी बीजेपी से क्या डील हुई। बीते विधानसभा चुनाव में कई जगह फ्रेंडली फाइट की नौबत आ गई, ये आपने देखा, और तब लोगों ने अफवाह उड़ा दी कि भाई तेजस्वी जी ने भाजपा के साथ अंदर खाने में कोई डील कर रखी है। अब तो राजद के अंदर खाने ये चर्चा होने लगी है कि हाँ, क्या सचमुच तेजस्वी जी ने भाजपा से कोई डील कर रखी है क्या। असित नाथ का ये बयान आते ही एनडीए हमला करने के लिए लपक पड़ा और तंज कसते हुए कह दिया कि महागठबंधन की गांठ अब खुलने लगी है। इंडी अलायंस नाम का कोई गठबंधन नहीं है। जब से हमारे नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी उस गठबंधन को छोड़ा है तब से ये बिखराव में बदल गया है। बांकीपुर विधानसभा चुनाव में ये साफ उदाहरण दिखता हुआ नजर आया कि तेजस्वी यादव गुम थे, बाद में प्रकट हुए, लेकिन इंडी अलायंस के एक भी नेता उनके पक्ष में कोई प्रचार करने नहीं गया। कांग्रेस के इस तरह के बयान
महागठबंधन के बीच के अंतरकलह की कलई खोल रहा है। जिस तरीके से बिहार विधानसभा 2025 में यह अंतरकलह दिखने को मिली, जहां 13 से 14 सीट पर इन्होंने आपस में ही लड़ाई करने का काम किया, और आज भी बांकीपुर चुनाव में कांग्रेस पार्टी के द्वारा दिए गए इस बयान से यह परिलक्षित होता है कि राष्ट्रीय जनता दल कहीं भी नहीं है। अपने ऊपर लगे इन आरोपों से तिलमिलाई आरजेडी ने कांग्रेस प्रवक्ता से सवाल किया कि आखिर ये बयान उन्होंने किसके इशारे पर दिया है। ऐसा बयान किसके कहने पर या किसके इशारे पर दिया जा रहा है, क्योंकि इंडिया महागठबंधन के नेतृत्वकर्ता तेजस्वी प्रसाद यादव जी लालू जी की तरह अपने विचारों और संकल्पों के साथ भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ सामने से खड़े होकर के न सिर्फ संघर्ष और आंदोलन करने का काम किया, बल्कि ये बताने का काम किया कि चाहे सत्ता आए या जाए, लेकिन किसी भी स्तर पर सांप्रदायिक शक्तियों से भारतीय जनता पार्टी से समझौता नहीं किया जाएगा। बांकीपुर में चुनाव भले ही एक सीट पर हुआ हो, पर आरोपों के घेरे में सभी पार्टियां हैं। सभी एक दूसरे पर तीसरे से डील का आरोप लगा रही हैं। विरोधियों के आरोप तक तो फिर भी ठीक थे, अब अपने ही गठबंधन के सहयोगी दल आरजेडी पर आरोप लगा रहे हैं। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि 3 अगस्त को नतीजे आने के बाद ये कंफ्यूजन खत्म होता है या और गहराता है। पटना से संवाददाता रवि एस नारायण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और बड़ी खबर औरंगाबाद से, कार्यपालक पदाधिकारी विमल कुमार की हत्या कर दी गई है। वे रोहतास के डेहरी डालबिया नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी थे और डेहरी से बीती रात अपनी कार से पटना जा रहे थे। तभी बारुण में धनौती पुल के पास अपराधियों ने उनकी कार को ओवरटेक किया और उनके ड्राइवर को कब्जे में लेकर इनकी बेरहमी से पिटाई की गई, जिसमें विमल कुमार गंभीर रूप से घायल हुए। बाद में उन्हें रोहतास में जमुहार के नारायण मेडिकल कॉलेज अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद से परिवार में कोहराम मच गया है। मारपीट के दौरान उन्हें गोली मारे जाने की भी खबर आ रही है, लेकिन अभी इसकी पुष्टि नहीं हुई है। हत्या की वजह भी अभी तक साफ नहीं है। रोहतास के डीएम ने जरूर कहा कि इस पूरे मामले की जांच के लिए रोहतास और औरंगाबाद पुलिस लगी हुई है। उनके ड्राइवर को हिरासत में लिया गया और पूछताछ जारी है। कार्यपालक पदाधिकारी विमल कुमार गया जी के शेरघाटी के रहने वाले थे। फिलहाल उनका परिवार पटना में रह रहा है। जज बुद्ध के साथ बोलना पड़ रहा है कि हमारे नगर परिषद की सिक्योरिटी सर को हत्या कर दी गई है और उनको साजिद की तरह मारा गया है। आज लॉन स्पॉट की कार्यक्रम से निकल रहे थे घर की ओर, उनको एक बड़ा साजिश रच के उनका हत्या की गई। बॉडी है डेयरी के यूएफएफ की बॉडी है, कोई मर्डर उनका कर दिया है और मर्डर का क्या कारण है अब तो हम लोग नहीं बता पाएंगे, लेकिन अभी पोस्टमार्टम में बॉडी गई है। जो घटनास्थल है औरंगाबाद में है, लेकिन औरंगाबाद पुलिस और रोहतास पुलिस दोनों जांच में जुट गए हैं और प्रक्रिया जारी है। जल्द से जल्द जो भी दोषी होंगे उन पर कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। चालक को हिरासत में लिया गया है, औरंगाबाद पुलिस द्वारा उनसे पूछताछ जारी है। क्या लगता है सर? अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा। एक बार रिपोर्ट आ जाता है और जो पुलिस का इन्वेस्टिगेशन है वो कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद ही कुछ बोलना ठीक है। और बड़ी खबर मुजफ्फरपुर से आ रही है, जहां बेखौफ बदमाशों का तांडव देखने को मिला है। देर रात युवक को गोली मारी गई। काम से लौट रहा युवक जिससे गोली मारी जाती है, इस युवक का नाम कैलाश बताया जा रहा है। गंभीर हालत में अस्पताल में फिलहाल इसे भर्ती कराया गया। टेंट हाउस में काम करता है ये युवक। कांटी के साईं हनुमान चौक के पास गोली मारने की घटना को अंजाम दिया गया। युवक का आरोप ये कि गांव के ही युवकों की तरफ से इस घटना को अंजाम दिया गया है और पुराने विवाद में गोली मारने की बात कही जा रही है। हालांकि अब इस पूरे मामले की तहकीकात में पुलिस जुट गई है। दोषियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी अभियान चलाए जा रहे हैं। आ रहे थे, रास्ता में घेर के सब मारा है हमको। नाम है मिट्टू कुमार और कृषु कुमार, ठीक है, और उसके बाद यशवंत कुमार और उसके बाद आर्यन कुमार नाम। कहाँ पे हुआ ये घटना? कहाँ पे, कौन जगह? दूरा पर हुआ। कहाँ दूरा? कहाँ घर कहाँ हुआ? साइन हुआ सर, घर झगड़ा हो गया था एक बार, तो उसी में विवाद चल रहा था।
उसके बाद आया है, आज मार दिया है गोली। कहने से धीरा रहा था कि तुमको गोली मार देंगे, आज मार दिया है गोली। उसका पड़ोसी जिसके घर से सटा हुआ एक कृषु कुमार, बाप का नाम है गणेश महतो, उसका घर है। या 9:30 बजे की घटना है कि वो पेशाब करके निकला, उसके घर के बगल का कृषु कुमार जो है उस सामने मार करके और गोली मार दिया, जो उसके पेट के नीचे लगा है, जो जख्मी हालत में है, जो मादाम की इलाजरत है। और वही है, उसको पकड़ करके फिर कुर्सी पर बैठाया और उसके बाद भाग गया। कोई पुरानी रंजिश है जिसके कारण ऐसा किया है। और बड़ी खबर बेगूसराय से आ रही है, जहां दुकान में भीषण आग लग गई। भगवानपुर बाजार में सुबह आग लगने की खबर सामने आ रही है, जिसमें मां लक्ष्मी श्रृंगार महल जलकर खाक हो गया। कॉस्मेटिक समेत लाखों के सामान इसमें जल गए हैं। करीब 3 लाख रुपए के नुकसान की आशंका जाहिर की जा रही है। अग्निशमन टीम ने आग पर हालांकि काबू पा लिया है। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जाहिर की जाती हुई तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर देखिए, किस तरीके से आग के गोले में तब्दील होती हुई और दूर दूर तक आग के गुबार को देखा गया। सब कुछ जलकर इस आग में खाक हो गया। तकरीबन 3 लाख रुपए के नुकसान की आशंका जाहिर की जा रही है। 5 बजे सुबह हम आग लग बहुत धंधरा हो रहा था। लोग उठाने के लिए गए थे और उसके बाद 3 लाख का सामान था, टोटल चीज जल गया। सीजनरी जितना धंधा होता है ना, सब चीज जलते। 5,000 रुपया रखे थे किस्ती भरने के लिए, सो भी जल गया। क्या सब चीज का दुकान था ये? कॉस्मेटिक जितना श्रृंगार होता है, सो विश्वकर्मा पूजा का सामान, दीपावली का जितना, जन्माष्टमी खिलौना और साड़ी कपड़ा सब कुछ, बच्चा और का आइटम, कपड़ा लत्ता, सावन, सब चीज का सामान जल गया। नेपाल में जारी सांप्रदायिक तनाव का असर भारत नेपाल सीमा पर भी नजर आ रहा है। एहतियात के तौर पर नेपाल सीमा से सटे हुए सीमावर्ती जिले में पुलिस पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। एसपी के निर्देश पर सीमावर्ती इलाकों में सुरक्षा इंतजाम कड़े कर दिए गए हैं। साथ ही सीमा से जुड़े हुए प्रमुख मार्ग, चौक चौराहों और संवेदनशील स्थानों पर पुलिस बल की तैनाती भी बढ़ा दी गई है। इस दौरान आने जाने वाले वाहनों की सघन जांच की जा रही है और संदिग्ध शख्स पर विशेष तौर पर नजर रखी जा रही है। पुलिस अधिकारियों ने आम लोगों से भी अफवाहों पर ध्यान न देने, किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस तक देने की अपील की है। राजधानी में पटना मेट्रो का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है। हालांकि नेहरू पथ पर निर्माण की वजह से लोगों को रोजाना भारी जाम का सामना भी करना पड़ रहा है और इसे देखते हुए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि आम लोगों को जाम से राहत देने के लिए जल्द नया ट्रैफिक रूट प्लान तैयार किया जाए। साथ ही जिन सड़कों पर दबाव ज्यादा है उनका चौड़ीकरण करने और वैकल्पिक मार्ग विकसित करने के निर्देश भी दिए गए हैं। से जारी है और उसके मद्देनजर नेहरू पथ, यहाँ पर लोग जाम से परेशान नजर आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ देख सकते हैं कि आधी सड़क तक जो मेट्रो का निर्माण कार्य है वो शुरू हो गया है और इसके मद्देनजर जो जाम की समस्या है वो यहाँ रोज लोगों को परेशान कर रही है। जिसके मद्देनजर बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने समीक्षा बैठक की और समीक्षा बैठक में उन्होंने साफ तौर पर निर्देश दिया है। उन्होंने बताया है कि नेहरू पथ पर 11 स्टेज चिन्हित किए जाएंगे और उसके मद्देनजर निरीक्षण की आवश्यकता है ताकि जो यातायात व्यवस्था है उसे सुधार किया जा सके। जहां आवश्यक हो वहां सड़क का चौड़ीकरण किया जाए ताकि लोगों को जाम में ना फंसना पड़े, क्योंकि मेट्रो के निर्माण कार्य के कारण यहां देख सकते हैं कि जो सड़कें हैं वो लगभग आधी से भी कम हो गई है और ऐसे में सुबह और शाम लोगों को जाम में फंसना पड़ रहा है। इसके मद्देनजर सीएम ने साफ तौर पर निर्देश दिया है कि पटना मेट्रो राजधानी की सर्वाधिक परिवहन व्यवस्था की आधुनिक सुदृढ़ बनने वाली महत्वपूर्ण परियोजना है। इसके निर्माण के दौरान आम नागरिकों को आवागमन में कम से कम असुविधा हो, इसके लिए पथ निर्माण विभाग और संबंधित एजेंसी यातायात प्रबंधन सुनिश्चित करे। ऐसे में आम लोगों की सुविधा को देखते हुए वैकल्पिक मार्ग जल्द से जल्द चिन्हित किए जाएंगे, सड़कों का चौड़ीकरण होगा ताकि मेट्रो का जो निर्माण कार्य है वो तेज गति से चलता रहे, लेकिन आम लोगों को भी परेशानी ना हो। कैमरामैन मनीष जुनेजा के साथ विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना।
तो जमुई से गुजरने वाले NH 333A पर 10 साल से क्षतिग्रस्त खैरा प्रखंड के 2 पुल नरियाना और मंगो बंदर में नए ब्रिज बनाने की कैबिनेट में मंजूरी दी गई है और इसमें लोगों में खुशी का माहौल साफ नजर आता है। करीब 150 करोड़ की लागत से नरियाना और मांगो बंदर में नया पुल बनेगा। लोगों ने मंत्री श्रेयसी सिंह और CM सम्राट चौधरी को इसके लिए धन्यवाद दिया। आपको बताते चलेंगे 2010 में निर्मित दोनों पुल 2016 में क्षतिग्रस्त हो गए। फिलहाल दोनों ही पुलों से सभी प्रकार के 4 पहिया गाड़ी के आने जाने पर रोक लगी हुई और दोनों ही जगहों पर निर्माण का काम बिहार राज्य पुल निर्माण निगम करेगी, जिसकी शुरुआत बरसात के बाद होने वाली है। फिलहाल वहां डायवर्जन बनाने का काम जरूर चल रहा है। जमुई जिले से गुजरने वाली राष्ट्रीय राजमार्ग 333A की अगर बात करें तो वहां पर 2 पुल जो जमुई जिले के खैरा प्रखंड में पड़ता है, नरियाना और मांगो बंदर का पुल 2016 से क्षतिग्रस्त था। आज की तारीख में पुल पर से वाहनों का आवागमन पूरी तरह से बंद है। जिला प्रशासन ने बंद करके रखा है और केवल सिर्फ 2 पहिया वाहन का ही आना जाना हो रहा है। अब बड़ी बात है और खुशी की बात है कि बिहार सरकार के मंत्रिमंडल ने दोनों क्षतिग्रस्त पुल के बदले जगह पर नए पुल के निर्माण को लेकर स्वीकृति दे दी है। लगभग 150 करोड़ की राशि खर्च कर दोनों पुल बनाया जाएगा और निर्माण का काम पुल निर्माण निगम करेगी। बता दें कि जो जिस पुल पर खड़े हैं यह नरियाना का पुल है और इस पर जो लागत लगने वाली है लगभग 93 करोड़ की लागत लगने वाली है। परिचालन शुरू रहे और परेशानी न हो, इसलिए पुल के किनारे डाइवर्सन बनाने का काम भी चल रहा है राष्ट्रीय राजमार्ग के द्वारा। जो मान लीजिए कि पुल का निर्माण होगा उस समय वाहनों का आवागमन शुरू हो और ऐसे में कोई परेशानी न हो, इस कारण यहाँ पर डाइवर्सन का काम भी शुरू हो रहा है। बड़ी बात है कि जब कैबिनेट से स्वीकृति मिल गई है तो इलाके के लोग अब खुश हैं। जरूरी था यह पुल, बहुत जरूरी था, बहुत जरूरी था। ये एक ऐसा NH है कि कई जिला से इसको जोड़ा जाता है और खास करके अभी हम लोग इस सावन माह में, पवित्र माह में कांवरिया पथ को बहुत परेशानी हो रहा था। कितना खुशी की बात है, बहुत खुशी की बात है। क्या परेशानी हो रही थी? परेशानी तो बहुत हो रहा था, जो है आने जाने में जी। तो क्या कह रहे थे आप, क्या बता रहे थे? हाँ, जैसे बहुत खुशी हो रही है। हमारे विधायक जो है जो स्वीकृति करवाए हैं, जो जनता के परेशानी हो रही थी वो परेशानी से जो जूझ रहे थे, अब समस्या का हल होगा और स्वीकृति तो मिल गया। काफी खुश मांग करेंगे कि जल्द हो जाए। जल्द एकदम कोशिश है कि जल्दी होना चाहिए। उम्मीद है कि बरसात के बाद इस पर काम होगा और DPR और निविदा की प्रक्रिया पूरी कर यहाँ पर नए पुल का निर्माण हो सकेगा। केसी कुंदन, न्यूज़ 18 जमुई। खबर लखीसराय से, जहां धान की खेती के बीच जिले में DAP खाद की कमी से किसान परेशान है। सरकारी स्तर पर पर्याप्त उपलब्धता के दावों के बावजूद बिस्कोमान केंद्रों पर DAP नहीं मिल रही। किसान कई दिनों से खाद के लिए चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन खाली हाथ ही उन्हें लौटना पड़ रहा है। मजबूरी में उन्हें निजी दुकानों से निर्धारित कीमत से ज्यादा दाम पर DAP खरीदनी पड़ रही है। किसानों ने कालाबाजारी का भी आरोप लगाया। वहीं इफ्को कर्मियों का ये कहना है कि फिलहाल DAP का स्टॉक नहीं है, नई खेप आते ही वितरण शुरू किया जाएगा। अभी बिस्कोमान में यूरिया है, उसके बाद नेचुरल पोटास है इफ्को का, उसके बाद जाइम है। अभी DAP भी आया था, लगभग 600 बोरा के आसपास आया था एक आध सप्ताह पहले, जो बिक के लगभग जो भी है। अभी DAP खत्म हो गया है और फिर यूरिया आ रहा है। यूरिया अभी पूर्णतः अवेलेबल है बिस्कोमान के स्टॉक में। भी नहीं मिल रहा है खाद में यहाँ वितरण में। और क्या, कब से नहीं मिल पा रहा है? 10-15 दिन से घूर रहा है। क्या यहाँ बताया जा रहा है? बोल रहे हैं DAP है नहीं, यूरिया के है। तो यूरिया की तो अभी ज़रूरत है नहीं, DAP तो लेना चाहिए ना। क्या कीजिएगा आप लोग? अब क्या करेंगे, देखेंगे बाजार उजार में कहीं देखेंगे। जो 400-500 का आता है सो वहाँ बाजार में 2000-1800 में मिलेगा। अच्छा, आप लोग शिकायत नहीं की है? शिकायत क्या करेंगे, अभी तो बंद ही रहता है, खादे नहीं मिल रहा है तो फिर परेशान है हम लोग। और क्या, काफ़ी परेशानी होगी। परेशानी तो है ही है, धान का मोड़ी उड़ी गिरा हुआ है। तो यहाँ आते हैं तो खाद मिल ही नहीं रहा है और यहाँ खाद DAP का भी जरूरी है, DAP खाद देना जरूरी है। अभी यूरिया तो काम है उतना नहीं।
अभी तो हम लोग को डीएपी में आते हैं, यहाँ पर मिल ही नहीं रहा सर। डीएपी को हमका बहुत जरूरी है लेना। धान का बिचड़ाम देना। जी सर, धान का बिचड़ाम देना है। कब से आ रहे हैं आप यहाँ? अब हम 10 दिन से आ रहे हैं सर कि डीएपी आया है कि नहीं आया है। तो आज भी पहुँचे, नहीं मिला? जी सर, नहीं मिल रहा डीएपी। कैसे आप लोग दीजिएगा डीएपी? क्या बौख रहे हैं, बाजार में से ला रहे हैं कि कहाँ से ला रहे हैं, मिल ही नहीं रहा है, क्या करेंगे? बाजार में मिल रहा है। अगली खबर पटना सिटी से, जहां सुल्तानगंज थाना पुलिस ने गुलबी घाट शमशान गली में छापेमारी कर नशीले पदार्थ के कारोबार का खुलासा किया। छापेमारी में भारी मात्रा में नशीले इंजेक्शन और प्रतिबंधित कफ सिरप के साथ एक तस्कर को भी पकड़ा गया है। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपी की निशानदेही पर खान मिर्जा मोहल्ला स्थित एक घर में छापेमारी कर 12 कार्टन नशीला इंजेक्शन और 2 कार्टन प्रतिबंधित कफ सिरप कोडिन कफ फास्फेट बरामद किया है। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपी के पास से लगभग 10,000 रुपए कैश और एक स्कूटी को भी बरामद किया। गिरफ्तार आरोपी की निशानदेही पर इस अवैध कारोबार से जुड़े हुए उसके 2 अन्य साथियों की गिरफ्तारी को लेकर सघन छापेमारी अभियान जारी है। बरामद इंजेक्शन और कफ सिरप की कीमत तकरीबन 17 लाख रुपए बताई जा रही है। लड़के आदित्य कुमार उर्फ दिलीप कुमार को कोडिन कफ सिरप स्कूटी में रखा हुआ था, उसके साथ गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के बाद उससे पूछताछ और उसके निशानदेही पे जिस किराए के घर में वो रहता था वहाँ सर्च ऑपरेशन किया गया। सर्च के बाद हजारों की संख्या में अवैध प्रतिबंधित नशीली इंजेक्शन कोडिन युक्त कफ सिरप बरामदगी की गई। और नगद कितना पैसा? 9,945 रुपये नगद बरामद किया गया। एक मोबाइल है, एक स्कूटी है। खबर सिवान से, जहां जीरादेई प्रखंड के शिवपुर सकरा गांव में विद्युत व्यवस्था बदहाल नजर आ रही है और यहां बार बार ट्रांसफार्मर और बिजली पावर में आग लगने की वजह से ग्रामीण परेशान नजर आ रहे हैं। गांव में लगा 63 kVA का ट्रांसफार्मर एक बार फिर से जल गया, जिससे पूरे इलाके की बिजली आपूर्ति ठप हो गई है। ग्रामीणों का आरोप है कि उपभोक्ताओं की संख्या ज्यादा है, 63 kVA के ट्रांसफार्मर लगा दिए गए हैं। ग्रामीणों ने विभाग से तत्काल 150 से 200 kVA क्षमता का नया ट्रांसफार्मर लगाने की मांग की है। साथ ही समाधान नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी गई। जब चुका है और ओवरलोड के कारण ऐसा होता है। 63 kV का है, यहाँ पे रिक्वायरमेंट है 200 kV से ज़्यादा का। इस पे 75% बिजली आपूर्ति भोक्ता वाले इसी पे जुड़े हुए हैं। जैसे कि इसी में कमर्शियल लोग सबसे ज़्यादा जुड़े हुए हैं और ग्रामीण उपभोक्ता इससे परेशान है। तो इस